हालांकि लोग सर हमसे कहते हैं कि तुम्हारे यार ये मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत आलसी हैं। अभी स्वर्ण पदक जब नीरज चोपड़ा ने जीता, कहले हमेशा स्वर्ण पदक हरियाणा के बच्चे, पंजाब के बच्चे, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने काहिल हैं। तो सर हमें बहुत खराब लगा। असल में हमने उनको बताया कि बहुत अंतर है हरियाणा के बच्चों में और उत्तर प्रदेश के बच्चों में। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है 2-4 घंटे मॉर्निंग वॉक करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, 4-5 किलो फल खाता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 6 बजे उठता है, फिर वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है, फिर वो वॉक पे निकल जाता है, फिर फल खाता है, फिर सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा के बच्चे एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे वॉक करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। और वो सबसे पहले जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है और फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये होता है हमारे यहाँ। बहुत अच्छे हेमंत। फिर आके वो सो जाता है। फिर शाम को 7-8 लौंडों के साथ जब वो बियर पीता है तो उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, भाई साहब प्रणाम। दरोगा को पहचाना तो दरोगा सोचता गुरु इस समय इसके मुंह ना लगो, इस समय तो इसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही चौकी इंचार्ज दरोगा मारते मारते उसको थाने में लाता है रात को 12 बजे, और अब की सेल्फी डालता है वही चौकी इंचार्ज, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। ये होता है हमारे यहाँ साहब। फिर गुड्डू भैया की रात भर होती है कुटाई, 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है। उसके बाद वो लेता है सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो 1,80,000 की। फिर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है। उसके बाद शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है। भंडारे में अगर गर्म पूड़ी न मिली तो वो गोली चलवा देता है। अच्छा, गोली चलवा चुका होता है तो विधायक की टिकट तो पक्की, फिर उसको विधायक की टिकट मिल जाती है, फिर वो मंत्री बन जाता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग साहब मंत्री बनने के लिए कि दंड पेलने के लिए, आप ही बताएं। तो हमारा ऐसा उत्तर प्रदेश है। कवि सम्मेलन ये बहुत अच्छा हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं। 2-3 साल के लिए बंद हो गए थे। हालांकि वैक्सीनेशन सबसे तेज पूरे देश में अगर कहीं हुआ तो हमारे यूपी में हुआ। तो मैं भी लपेटे में नेताजी में आता हूं। तो एक नेताजी ने कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, भाजपा की है। तो मैंने 4 लाइन में उनको निपटा दिया। अगर वो निपट गए हो तो पूरा सदन फिर मुझे आशीर्वाद देना। उन्होंने कहा ये हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की। तो मैंने 4 लाइन पढ़ी। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे। जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर दंगाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। बहुत अच्छे। तो यह आशीर्वाद हमको मिल गया है। इमरान खान जब 370 हटी तो इमरान खान वहां के प्रधानमंत्री, उनका गुरु उस पर हम इंटरफेयर करेंगे, मध्यस्थता। तो हमने कहा यार हमारा कश्मीर मुद्दा हमारे घर का है, भाई तेरी क्या जरूरत। हमने कहा इसके लिए मोदी जी हैं। तो नहीं माना। तो मैंने 4 लाइन में उसको भी निपटा दिया। अगर वो भी निपट गया तो फिर ताली बजाइएगा। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम मम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। वाह। तो साहब हमारे यहाँ तो ये है। और भाजपा का सर इतना ग्लैमर है, इतना ग्लैमर है कि जहां चाहिए केवल भाजपा ही आ रही है। लाला जी ने जिस होटल में हमको रुकाया उसके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, पानी नहीं आया। तो मैं रिसेप्शन पे गया, हमने कहा यार लाला जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, तुम्हारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। तो उसने कहा नहीं आएगा। तो हमने कहा क्यों नहीं आएगा? उसने कहा बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमने कहा कौन आएगा? तो उसने कहा आएंगे तो मोदी ही। तो ये है भाजपा का। ताली बजाइए एक बार जोरदार। ये हुआ है साहब। तो भाजपा का तो इस समय ग्लैमर है। तो आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो लाला जी का भी आशीर्वाद मिल गया। उत्तर प्रदेश के लोग सर बहुत ही अद्भुत होते हैं। और यूपी एक ऐसा हमारा राज्य है जहां कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर जब बनता है तो लाखों का खर्चा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर। हमारे उत्तर प्रदेश में कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। आप 200 रुपए का कुर्ता लीजिए, 150 रुपए का पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का गले में डालने वाला अंगोछा, और तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। बहुत बढ़िया। ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही है केवल। समय की अपनी बाध्यता है, मैं 10-5 मिनट आपके बीच में रहूंगा। पढ़ो। मैं हास्य का कवि हूं। आप बिल्कुल ये आशा मत रखिएगा कि मैं कोई श्रृंगार की कविताएं या प्यार मोहब्बत की बातें करूंगा।
प्यार मोहब्बत की बात मैं कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, योगी जी की सरकार है। जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो मेरी 10-15 गर्लफ्रेंड थी। योगी जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने हमने सबसे पहले जाके राखी बंधवाया, सबको बहन हमने बना लिया, क्योंकि अगर पुलिस ने सबसे ज्यादा कुटाई यूपी में किसी की है तो मजनुओं की है। वाह तो मैं साहब प्यार हाँ, आप भी ताली बजा रही हैं, यूपी की हैं क्या? क्या बात है। वाह तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं। अच्छा साहब, दूर इसलिए रहता हूं, लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कुछ भी पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। संजय भैया, हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। ताली जोरदार बजाइए एक बार आप बहुत लोग। अच्छे। तो मैं बहुत दूर रहता हूं साहब प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं साहब। असल में लड़कियों की बीमारी होती है, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथों तक समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो साहब मैं इसीलिए प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। अभी संजय भैया के आशीर्वाद से अभी 15 दिन पहले मैं दुबई के एक बड़े मुशायरे में गया। तो जब मैं दुबई गया तो एक लड़की ने हमको फोन किया, बिल्कुल सर सच्ची घटना है, मैं लाला जी की कसम खा के कह रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना। मैं दुबई गया था ना सर, लाला जी कानपुर भी गए थे क्या? कानपुर भी गए थे। वो एक बहुत बड़ा मुशायरा होता है, अंदाजे बयां, संजय भैया को मालूम है। तो मैं उस मुशायरे में गया तो एक लड़की का फोन आया, उसने कहा दुबई गए हो तो हमारे लिए काम करते आना। हमने क्या? कहने कि मां सोना बहुत सस्ता है, हाँ। हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा किस लिए? कहने कि हम तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमने कहा हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी तुम हमको याद करती रहोगी। तो उसने कहा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ कहा था लाने के लिए। ये वो भी लेके नहीं आया है। बढ़िया काम। तो मैं लड़कियों से साहब बहुत दूर रहता हूं। असल में लड़कियां सर बहुत इमोशनल होती हैं, इतनी इमोशनल होती कभी कभी लाड़ में आ जाती हैं। तो एक लड़की ने हमको फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, कहाँ भेज दें? तो मैं बहुत दूर रहता हूं साहब, सही बता रहा हूं। तो ताली बजाइए जोरदार एक बार आप लोग। तो मैं बहुत दूर रहता हूं साहब प्यार मोहब्बत से। मैं आपको बता चुका हूं उत्तर प्रदेश का रहने वालों, प्यार मोहब्बत में सर्वा बैन लगा है। तो मैं क्यों दूर रहता हूं, आपको 4 लाइन सुना रहा हूं, फिर मजा आ जाए तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूं? एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं इसी चक्कर में साहब बहुत दूर रहता हूं। अभी 2 महीने में लगातार मुंबई रुका था, सोनी चैनल में जो लाफ्टर शो आया तो मैंने यहीं शूटिंग और रिकॉर्डिंग की। तो सपना चौधरी हमको मिल गई शूटिंग में। कहने कि तुम तो उत्तर प्रदेश के हो, वहां तो प्यार मोहब्बत पे बैन लगा है, कोई अपनी स्टाइल में 4 लाइन सुनाओ। तो हमने उनको 4 लाइन सुनाई। हमने कहा मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो। मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो। यूपी में मेरे प्यार में बैन लगा है, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब प्यार मोहब्बत से। तो हमारे बड़े भाई हैं संजय भैया, संजय झाला जी हमारे संरक्षक के रूप में हैं, डाटा करते हैं कि लगे यार तो मंचों पे आते हो, प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे, लड़कियों से भागते हैं, क्यों ऐसा करते हो? तो मैं इस मंच पर सर पहली बार आया हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। ये टिकटॉक पे बहुत वायरल हुई, आप तक पहुंची होगी। वो लव स्टोरी उसने रोते रोते सुनाई और हमने रोते रोते सुनी। तब से हमने कसम खा ली, न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम पूरी मुंबई को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद ये तो SSC IIT करते हैं, तो हम IIT की तैयारी करने लगे, वो 1st ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने PhD कर ली।
हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा आईआईटी का पेपर है। ताली जोरदार बजाइए एक बार आप। बहुत अच्छे हेमंत, बहुत अच्छे। तो सब मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से, वाह, इतना दूर रहता हूँ सर आपको बता नहीं सकता हूँ। तो हमारे सुनील व्यास जी हैं, हमारे सीनियर हैं लाफ्टर में। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। असल में हम लोग हास्य कवि हैं, हम लोगों को सीरियस नहीं लेता। हम लोगों के घर में रिश्ते आते हैं, केवल इतना पता चल जाए कि लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं सर। एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है, तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं, बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। एक महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है, तो हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए, तो हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि है, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे साथ लौट गए। फिर एक लड़की हमको मोहल्ले में पसंद आ गई, जब हमारी कई शादियां कैंसिल हुई तो हम उसके घर चले गए। हम उनके पिताजी का बेटा क्या करने आए हो, हमने कहा शादी करने आए हैं। तो कहने लगे किससे, हमने कहा तुम्हारी लड़की से। कहने लगे क्यों, हमने कहा इससे प्यार करते हैं। तो कहने लगे प्यार तो इससे सारा मोहल्ला करता है, सारे मोहल्ले से शादी कर दें। तो हमारी साहब वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी बिल्कुल फाइनल हो गई लखनऊ में। कानपुर से 80 किलोमीटर आगे लखनऊ है। तो पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखना और शादी फाइनल। हमने कहा ठीक। हम 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार, होने वाली लड़की को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया, कहने लगे बेटा ऐसा है तुम अकेले जाओ, लड़की को देखो, हमको ऑफिस में काम आ गया है। पर एक बात याद रखना, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है, पहली बार किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते। तुम कुछ लेके चले जाना। हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी। तो जमानत के बाद भी हमारे रिश्ते आए, उसके बाद भी हमारी शादी कैंसिल हो गई। तो हमने संजय भैया को हाथ दिखाया, जितने बड़े कवि हैं संजय भाई उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो हमने हाथ दिखाया, हमने कहा संजय भैया हमारी शादी कब होगी। तो हमसे कहने लगे 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो हमारी शादी वो भी साहब कैंसिल हो गई। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, आप भरोसा ना हो तो गौरव से पूछ लेना, इसने नागिन डांस किया था बहुत। उस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच था, सेमीफाइनल क्रिकेट का 2-3 साल पहले भारत और पाकिस्तान का मैच था, हमारी शादी थी। तो हमने पिताजी से कहा आज के दिन पूरा देश मैच देख रहा है, वो भी सेमीफाइनल, आप हमारी शादी कर रहे हो। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा, कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के वेश में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का। कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा। हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ। ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तो उनका देखो ऐसा है गुरु, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा। बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना। उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने माँ के पुत्र हैं। बोले बेकुमत बना, हमारे 2 ही पुत्र एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने कि तुम ही हेमंत पांडे हो।
हमने कहा हाँ। कहने के बेटा तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, अगर घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग, जो लोग यूपी से जुड़े होंगे मेरा व्यंग वो समझेंगे और ताली बजाएंगे। बड़ा व्यंग की टिप्पणी में कर रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो आप ताली बजाना। हमने उनके पैर छुआ, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने के पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने के पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा SP साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। हाय हाय, ये तालियां उन्हीं की हैं जो व्यंग जहां तक पहुंचा है। व्यंग पे आपकी तालियां आई, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे भी समय का पालन करना है। एक व्यंग आपको सुना के जाना चाहता हूं, क्योंकि आपको लगेगा लाला जी ने बुलाया है। कानपुर से आया हूं, बहुत दूरी तय करके आया हूं, तो एक अच्छी कविता भी आपको सुना के जाना चाहता हूं। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास आया, और व्यंग के बड़े कवि संजय जी को के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला गुरु कहां? मैंने कहा कवि हूं, भटक गया हूं। बोला कवि होके भटक गए हो? व्यंग सुनिए कि अगर यहां नहीं सुना जाएगा तो कहीं नहीं सुना जाएगा। बोला कवि होके भटक गए हो? वैसे आजकल ज्यादातर कवि भटक गए हैं, अपने स्वार्थ में अटक गए हैं। अपने ऊपर व्यंग्य करने की हिम्मत करता हूं। स्वार्थ में अटक गए हैं। हास्य का कवि जुगाड़ से खुद को भुना रहा है, कविता की जगह पता नहीं क्या क्या सुना रहा है। वीर रस के कवि वो तो चिल्लाना ही अपनी आन समझते हैं, खुद को दारा सिंह पत्नी को पाकिस्तान समझते हैं। इनका तो बस नहीं चलता, नहीं जा चीन है वह चट्टा बना दें, माइक को ही तोड़ के कट्टा बना दें। गीतकार सीधे साधे बेचारे जिंदगी के मारे, इनको केवल प्रेमिका के गम सताते हैं। ये गोभी को फूल को भी चमेली का बताते हैं। खैर छोड़ो, तुम किस विधा के कवि हो? मैंने भूलते हुए कब वीर रस का। बोला वीर रस के कवि होके डर रहे हो, फिर क्यों देश के लिए मर रहे हो? कवि हो तो प्रूफ करके बताओ, कोई अच्छी सी कविता सुनाओ। मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इतना सुनते हमारे पास आया। और इन पंक्तियों में पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इतना सुनते हमारे पास आया, और जोर से चिल्लाया। बोले क्या नशे में समझ रहे हो? और हमें क्या इतना भी नहीं मालूम कि जहां के बच्चे पेट भरने के लिए अल्लाह का नाम लेते हैं, चलती ट्रेनों में सूरदास की लाठी थाम लेते हैं, और जहां का नेता अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? वाह वाह वाह, सैल्यूट करता हूं आपको। जब कोई नेता अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा?